करते हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारा है सामान्य परिचय, उसका पहला टॉपिक है क्षेत्रफल। तो चलिए क्षेत्रफल के बारे में हम शुरू करते हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है, यानी एशिया महाद्वीप में है, दक्षिण एशियाई देश है। इसकी अनियमित आकृति है, चतुष्कोणीय आकृति वाला है, यानी चार कोण होते हैं। अगर भारत को अगर आप देखोगे तो चलिए ये अगर मैप अगर धीरे से बनाया जाए इसे करके, तो देखिए ये मैप हो गया, ये ऐसे करके, तो चतुष्कोणीय भारत की आकृति बनती है। चतुष्कोणीय का मतलब ये होता है इसके चार कोण होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको मिला दिया जाए तो देखो चतुष्कोणीय आकृति है, यानी अनियमित चतुष्कोणीय आकृति है। अनियमित चतुष्कोणीय भारत की आकृति है वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, यानी दक्षिण में यहाँ पे हिंद महासागर अवस्थित है। ठीक है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये होता है कि जैसे ये भारत है, ये पृथ्वी है, ग्लोब हो गया, तो ग्लोब में ये जो रेखा है ये अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। फिर आएगा 23 डिग्री अक्षांश रेखा आएगी, कर्क रेखा। तो यहीं से भारत की जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी अक्षांशीय विस्तार का मतलब होता है जो लंब नीचे से ऊपर की तरफ विस्तार है, यानी उत्तर से दक्षिण और या दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार है। यानी अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरी विस्तार की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यानी अगर बात करें, ये अगर मान लिया जाए भारत को दो भागों में ऐसे बांट दिया जाए, तो जो ऊपर वाली ऐसे बांटती है, भारत को दो भागों में बांटेगी तो वो देशांतर रेखा होगी, ऐसे बांटेगी तो वो होगी अक्षांश रेखा। ठीक है, ऐसे कह रहा है। तो अगर इस तरह देखेंगे तो भारत की स्थिति यहाँ पे आती है भूगोल में। तो अगर गोलार्ध देशांतरी दृष्टिकोण से देखें, जैसे देशांतर रेखा है, तो देशांतर रेखा के अगर देखा जाए तो देशांतर रेखा हो गई, तो देशांतर रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। इसके पूरब में पूर्वी देशांतर होंगे और पश्चिम में पश्चिम देशांतर होंगे। तो देशांतरी दृष्टिकोण से भारत अगर देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी गोले के आधा भाग गोलार्ध में, और अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो वही कह रहा है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, यानी भारत से बड़े बड़े 6 देश हैं। 6 कौन कौन से देश हैं? देखिए, एक रूस हो गया, दूसरा हो गया कनाडा हो गया, तीसरा अमेरिका हो गया, चौथा चीन हो गया, पांचवा ब्राजील हो गया, छठवां ऑस्ट्रेलिया हो गया, सातवां, यानी 10 सबसे बड़े देश का ये मैप बना हुआ है। तो उसमें भारत 7वें नंबर पे आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का कितना क्षेत्रफल है? कुल जो पृथ्वी है, सागर है और पृथ्वी है, तो पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल में आता है। तो वही कह रहा है भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरा बड़ा देश है। लेकिन अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें भारत पहला जनसंख्या के मामले में हो गया है। अभी जब जनगणना आएगी देख लीजिएगा, भारत इस समय सबसे बड़ा देश है। लेकिन इसमें सवाल के हिसाब से क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। 26 जनवरी 2020 की बात है, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। यानी जब भारत जम्मू कश्मीर का 2 राज्यों में विघटन कर दिया और जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में घट बढ़ गई। तो कितने राज्य बन गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और किया ये गया है कि नवीनतम जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हमारे दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव है। पहले क्या था? दादर और नागर हवेली, जो दादर एवं नागर हवेली होते थे, एक तरफ दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इनको बाद में 2020 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन करके उसको 2 राज्यों में, केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया था, तो लगे हाथ इसका भी काम कर दिया गया, इसको भी 2 को 1 राज्य में बना दिया गया। तो बन कितने गए? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है, यानी एक राज्य हो गया है। पहले ये अलग अलग थे। इससे पूर्व निर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 को बनाया गया है। भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो पूरी पृथ्वी, जो संपूर्ण पृथ्वी में जो स्थलीय भाग है, जलीय भाग है, स्थलीय भाग, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और जो स्थलीय भाग जो है
कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% आता है। और भारत में कितने परसेंट? भारत में विश्व की 17 संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन हम क्षेत्रफल कितना है? जो स्थलीय भाग का कुल क्षेत्रफल 2.4% है, लेकिन हमारे यहाँ पे जनसंख्या रह रही है 17.5% जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के हिसाब से बात हो रही है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, ये जो मुख्य भूमि का मतलब होता है जो द्वीप व्यूप को हटा दो तो जो वो भूमि होगी वो मुख्य भूमि होगी, उसको कहेंगे। तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी ऐसे अगर भारत देखा जाए तो इस तरह उत्तर दक्षिण के विस्तार 3214 किलोमीटर है। और पूरब पश्चिम अगर ऐसे भारत को देखा जाए तो उसकी जो लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है। अब इन दोनों में अंतर कितना है आप निकाल सकते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में, जो गैर कानूनी ढंग से, इसमें क्या किया गया है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल हम मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, कुछ पाकिस्तान ने कब्जा किया था लेकिन वो चीन को दे दिया है, कुछ चीन ने कब्जा किया हुआ है। तो वही कह रहे हैं भारत के कुल क्षेत्रफल जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, इसमें गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला जो है वो 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। और पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा था लेकिन उसको बाद में चीन को दे दिया है, वो कितना है 5,180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तथा गैर कानूनी ढंग से जो चीन ने हमारा क्षेत्र कब्जा किया है वो 37,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है क्षेत्र शामिल है, जो अक्साई चीन हम जिसको कहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या कितनी है? भारत में गांवों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 64,932 है, यानी नहीं 6,40,932 है, 6,40,932 इतने गांव हैं, लगभग 6.5 लाख गांव हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब चलिए इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर जितने दिए हुए हैं उनको देख लिया जाए। तो भारत के संदर्भ में जो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन चयन करना है। तो कह रहा है भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, सातवां बड़ा देश है। कौन सा? भारत सातवां बड़ा देश है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये सही है। जनसंख्या 17.5% निवास करती है और क्षेत्रफल हमारा 2.4% है संपूर्ण विश्व का। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी जो कर्क रेखा है भारत के दो बराबर भागों में ऐसे बांटती है। यहाँ हिमाचल प्रदेश ऐसे हो गया, ऐसे करके ये गुजरात हो गया, तो देखिए दो बराबर भागों में काट रही है। यानी कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांट देती है। यह अक्षांशीय विस्तार है जो उत्तर से दक्षिण की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंध में नहीं स्थित है, बल्कि उष्ण प्लस उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। उष्ण प्लस उपोष्ण में, दोनों चीज में स्थित है, इसलिए यह भी कुछ गलत हो गया। तो कौन सा? दूसरा सही। कौन कौन से? दूसरा और तीसरा सही है। देखिए आंसर व्याख्या देख लेते हैं। भारत जो है विश्व का सातवां बड़ा देश है। ठीक है, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6:45 से लेकर 37:06 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यानी अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत की जो ऐसे लंबाई है, ऐसे अगर द्वीपों को लगा दिया जाए, इधर द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से चालू होता है भारत 8:04 से, और यहाँ चालू हो जाता है 6:45 से। तो कह रहा है अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6:45 से 37:06 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। यहाँ जो कश्मीर में आता है वो 37:06 तक ये विस्तार है नीचे से लेकर के, जबकि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23:30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। जो उष्ण कटिबंध होता है वो, जो अगर देखा जाए, ये उष्ण कटिबंध कहाँ कहाँ तक आता है? ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, ये कर्क रेखा होती है, ठीक है, नीचे यहाँ मकर रेखा होती है, ये 0 डिग्री
अक्षांश रेखा होती है, इसको विषुवत रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री में होती है और भारत 23.5 डिग्री से आगे भी जाता है, 37.5 तक जाता है। भारत यहीं पे बसा हुआ है, जो 23.5 तक नहीं रुकता, 37.5 तक बिकता है। और 23.5 तक कौन सा क्षेत्र आता है? उष्ण कटिबंध का क्षेत्र आता है, विषुवत रेखा के दोनों तरफ। विषुवत रेखा के दोनों तरफ 23.5 अंश अगर जाएंगे, चाहे कर्क रेखा की तरफ जाए चाहे मकर रेखा की तरफ जाएंगे, उष्ण कटिबंध मिलता है। लेकिन भारत का विस्तार 23.5 अंश तक ही केवल नहीं है, 37.5 अंश 6 मिनट तक जाता है। इसीलिए क्या है, भारत उष्ण तथा उपोष्ण, यानी यहाँ उष्ण कटिबंध हो गया तो इसके आगे उष्ण यानी गर्मी के आगे क्या होगा? उप उष्ण यानी उपोष्ण उष्ण दोनों उसके कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि भारत का समस्त स्थलीय भाग संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्र घेरे हुए। कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में बांटती है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? यही सबसे पहले डिनोट कर लिया करो, सही है पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, तो कौन सा कथन सही है? सही क्वेश्चन क्या है? भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं ये गलत हो गया, 7वां बड़ा देश है भारत। यहाँ के यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है, बिल्कुल सही। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में आता है, नहीं, उष्ण प्लस उपोष्ण कटिबंध में आता है भारत, तो ये गलत हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये 0 डिग्री ग्रीनविच से गुजरती है, इधर पूर्वी देशांतर इधर पश्चिमी देशांतर, तो पूरब की तरफ जब हम 82 डिग्री के पास चलते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो यही रेखा भारत की मानक समय रेखा निर्धारित करती है। तो 2 और 4 सही हो गए। अगला जो हमारा, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसमें व्याख्या क्या दी हुई? भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो अक्षांशीय विस्तार है, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, वो अक्षांशीय विस्तार मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत का कितना ज़्यादा विस्तार है, ये अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे तो चलती हैं, तो अक्षांशीय विस्तार 6 अंश 45 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र का विस्तार होता है 23 अंश 30 मिनट उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। तो इसीलिए भारत उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। भारत जो है संसार के स्थलीय भाग के कुल क्षेत्रफल का 2.4%, वही फिर से आ गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, और एवं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो 7वां बड़ा देश। इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि बिल्कुल रट जाएंगे। ठीक है, भारत का आकार विश्व में कौन सा है? 7वां बड़ा देश आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या कितनी? 17% निवास करती है। भारत में लगभग कितने गाँव आते हैं? तो 6,40,000 के लगभग गांव है यहाँ पे, 6,40,932 गांव है 2011 की जनगणना के हिसाब से, 6,40,932। निम्नलिखित में से किसका, अगर अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है? 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? डी नंबर सही नहीं है। भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य हैं, ठीक है, भारत में, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है, यानी कहीं 8 अंश हो जाता है, कहीं 6 अंश हो जाता है, 6 अंश 45 मिनट, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जो भारत की मुख्य भूमि है, जो यहाँ से विस्तार जो चालू होता है वो 8 अंश 4 मिनट से चालू होता है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ से 6 अंश 45 मिनट से चालू हो जाता है। तो भारत को जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी इसी को 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहते हैं। तो आ जाता, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल इतना है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक आता है। देशांतरी विस्तार का मतलब होता है गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश का जो विस्तार है भारत को, उसको देशांतरी विस्तार कहते हैं। वो कितना है? 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाता है। 2020 से भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? कौन सा नया केंद्र शासित प्रदेश अभी बना है? तो पहले क्या था? दादरा और नागर हवेली अलग अलग थे, दमन और दीव, लेकिन अब इनको एक कर दिया गया। अब दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव एक बन गए हैं, पहले ये अलग अलग थे। भारत के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 8वां नंबर है क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मतलब गलत है। 7वां बड़ा देश है, ये भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, ये भी सही है। 2011 की जनगणना की बात हो रही है तभी। इसकी मुख्य सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है। मिजोरम में नहीं होगा, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ऐसे आ जाता है, मिजोरम ऐसे आता है। तो ये देखिए, ये आगे पड़ेगा तो यहाँ सुबह जल्दी होगी, तो यही गलत हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राष्ट्र है, और अभी तो ज़्यादा हो गए। 2023 में भारत की जनसंख्या इतने मिलियन और चीन की जनसंख्या इतने मिलियन हो गई है, यानी 142 यानी 142.8 1488 मिलियन हो गई है। चीन की 1425 मिलियन है, यानी 3 मिलियन का अंतर हो गया। भारत आगे निकल गए। इस प्रकार 2023 में अगर डेटा आया है तो इसके अनुसार अब अगर लगाना होगा तो आप लगाओगे, भारत का जो जो जनसंख्या है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो चुका है भारत। इसकी मुख्य सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है। भारत के भूगोल में जो अगला हमारा टॉपिक है वो है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। तो इसको आसान भाषा में पहले समझ लेते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं और ये विस्तार क्या होता है। तो अगर हम ये अपनी पृथ्वी मान लिया जाए, ये गोल गोल जो हमारी, ऐसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, तो जो खड़ी लाइनें होती हैं ऐसे करके जो नीचे दिया हुआ है ये वाली, तो जो पृथ्वी में जो खड़ी लाइनें होती हैं दोनों ध्रुवों से होकर जाती हैं, ठीक है, मिलाती हैं। जैसे आप गेंद को खड़ा खड़ा काट दो तो जो रेखा बनेगी तो उसको कहेंगे देशांतर रेखा। तो जो ये नीचे दिया हुआ है, जितनी खड़ी खड़ी लाइनें देखिए बने हुए हैं, आप इसमें देखेंगे तो जितनी भी नीचे के गोले में खड़ी खड़ी रेखाएं बनी हुई हैं इनको देशांतर रेखा कहते हैं। तो जो मेन देशांतर, कहीं से भी तो गिनना चालू करना होगा ना, कहीं से तो गिनेंगे ना। तो जो 0 डिग्री देशांतर माना जाता है, लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से जो रेखा गुजरती है उसको बोलते हैं 0 डिग्री यामोत्तर रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा। इसको प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं। और इसके जैसे ये आगे की ओर हो गई, इसके जस्ट पीछे भी तो होगा 180 डिग्री देशांतर में, तो उसको कहते हैं तिथि रेखा होती है। उससे डेट चेंज हो जाता है, यहाँ से समय चेंज होता है, आगे से पीछे से डेट चेंज हो जाती है, तो उसको मतलब वो होता है। और इसके जो देशांतर रेखा है, प्रधान यामोत्तर रेखा या देशांतर रेखा, इसके अगर पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, कोई भी देश आएगा तो उसकी स्थिति को कैसे नापेंगे? पूर्वी देशांतर में। जैसे भारत की स्थिति यहाँ पर आती है, 68 अंश से लेकर 97 अंश तक ऐसे जाता है, ठीक है। तो पूर्वी देशांतर में आएगा, भारत की जो देशांतरी विस्तार होगा वो 68 अंश से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जाएगा। इसी तरह कोई देश अगर पश्चिम में है तो वो पश्चिमी देशांतर मतलब उसके अंतर्गत आएगा, ये होता है। और इसी तरह होता है, यानी जो खड़ी लाइनें होती हैं वो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती है। तो जैसे अगर 20 से पृथ्वी को काट दिया जाए ऐसे करके, तो जो ऊपर वाला गोला है, जो ये भाग हो गया, और नीचे वाला जो ऊपर वाला गोला हो गया तो वहाँ उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और नीचे वाला गोला हो गया दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ऊपर जो रेखाएं आएंगी अक्षांश रेखाएं, उनको कहेंगे उत्तरी अक्षांश रेखाएं, और नीचे जो रेखाएं आएंगे उनको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश रेखा, ऐसे कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। या 0 से शुरू होंगी यहाँ से और यहाँ 90 तक जाएंगी, 90 में बिंदु हो जाएगा। और इसी तरह दक्षिण की तरफ आएंगे तो 0 से लेकर 90 तक आएगा, यानी इनको 0 डिग्री से लेकर के दक्षिण में होगा 90 डिग्री अक्षांश साउथ, और इसको कहेंगे 90 डिग्री अक्षांश नॉर्थ, ऐसे करके होगा, इसका विभाजन करेंगे। तो इसी के अनुसार इन्हीं दोनों रेखाओं के हिसाब से किसी भी देश की, किसी भी स्थान की अवस्थिति या लोकेशन का निर्धारण करते हैं। जैसे मैप बनाते हैं या हवाई जहाज को उड़ना होता है तो इसी सुविधा के लिए किया गया, क्योंकि पृथ्वी का कोई स्थान, जैसे अगर आपको मापना होगा तो कैसे मापोगे? कोई स्थान की स्थिति निर्धारित करनी होगी तो कहाँ कहोगे? उसी को कहोगे कि ये इतने इतने देशांतर में है, इतने अक्षांश में है, तो वो पहुंच जाएगा, कोई भी वायुयान पहुंच जाएगा, कोई सैटेलाइट पहुंच जाएगा, तो वही है। तो चलिए इसमें टॉपिक में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी, यानी भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण, चाहे ऊपर की तरफ जाओ चाहे नीचे की तरफ जाओ, भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु की
पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है। यानी नीचे जो पृथ्वी का केंद्र होगा ना, केंद्र से जो स्थान की दूरी मापी जाएगी उसको कोणीय दूरी जो होती है उसी को कहते हैं। जैसे पृथ्वी को मान लो एक गेंद, अब गेंद में जो केंद्र होगा, अब केंद्र से उस स्थान का जो स्थिति मापेंगे, जैसे पृथ्वी का मान लो कोर ये है, तो कोर से उस स्थान की जो दूरी मापेंगे उसको क्या कहेंगे, कोणीय दूरी, और उसी को कहते हैं अक्षांश। अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये कैसे होती है, ये विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री में, इसी के समानांतर खींची जाती हैं। देखिए ऐसे करके इसी के समानांतर खींची जाती हैं। और क्या होता है, ये इनमें दूरी चाहे ऊपर की तरफ जाएंगे चाहे नीचे की तरफ जाएंगे, जो अक्षांश रेखाएं होंगी उनकी दूरी हमेशा बराबर होगी, हर जगह इनकी दूरी बराबर होगी। ठीक है, और ये पूरी तरह क्या होती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई होती हैं। देखिए पूर्व से लेकर पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई हैं और एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांशों को अंशों में, मिनटों में और सेकंडों में दर्शाया जाता है। जैसे 68 अंश जैसे हम कहते हैं, 68 अंश 97 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से लेकर ऐसे होता है 97 अंश 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार होता है, यहाँ से लेकर इतने दूरी तक आता है। तो एक अंश बराबर, ये जो मिनट बगल में लिखा हुआ है, बराबर 60 मिनट के होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के होता है। तो उसी तरह इसको मापा जाता है। ये कह रहा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले, पृथ्वी को 2 बराबर भाग, जैसे ये पृथ्वी मान लिया गया, ठीक है, ये पृथ्वी मान लिया गया, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यानी अगर जो हमारी जैसे कि पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, 0 डिग्री देशांतर हो गई, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो वही कह रहा, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को 0 से लेकर 90 तक यहाँ चलेंगे, 0 डिग्री 90 लेकर इधर तक चलेंगे, 0 से 90 तक ऊपर, 0 से 90 तक नीचे। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत वृत्त, यानी पूरा वृत्त हो जाएगा ना, पीछे चारों तरफ चलेंगे, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखा, जो भूमध्य रेखा इसके उत्तर में जो अक्षांश रेखा ऐसे ऐसे स्थित होंगी उनको उत्तरी अक्षांश रेखा, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये मैप हमने देख लिया। यदि अब अक्षांश रेखाओं की बात करें जो ऐसे 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 हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींच दिया जाए तो ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं बनेगी, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 89 अक्षांश रेखाएं बनेगी। 89 इसलिए बनेंगी क्योंकि एक जो 0 डिग्री पे है उसको तो नहीं गिन रहे हो ना, 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री अगर उत्तर की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री पे जो वहाँ पे होगा 90 डिग्री पे, 0 डिग्री पे नहीं, जैसे 90 डिग्री में जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप, इसलिए कह रहा है 89 मिलेंगी। जैसे ये 0 डिग्री पे एक रेखा हो गई, ठीक है, इसको मान लीजिए। अब अगर 0 डिग्री से कह रहा है उत्तर की तरफ जाइए, दक्षिण की तरफ जाइए, 89 रेखाएं मिलेंगी, क्योंकि 90 डिग्री पे जो रेखा मिलती है एक, वो रेखा नहीं बिंदु मिलता है। तो 1 से लेके अगर ऐसे गिनते जाओगे तो 89 यहाँ आ जाएगा, फिर 90 आ जाएगा, तो 90 में बिंदु हो जाएगा। तो इसी तरह कह रहा है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा से जब उत्तर की तरफ जाते हैं तो 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसी तरफ दक्षिण में आते हैं तो 89 जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में 89, इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अगर दोनों को शामिल किया जाए तो 89 प्लस एक विषुवत रेखा वाली, इनकी रेखा की संख्या 179 हो जाएगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं, हमने देखा कि ये पूरी समानांतर होती हैं। अगर इसको आप देखें तो सारी की सारी समानांतर होती है, और इनके बीच की जो दूरी होती है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, 111, यानी पूछ ले कि अक्षांश रेखाओं के बीच जो कि समानांतर होती है, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसको प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। यानी प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। प्रधान यामोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इस कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। इस कारण इसे ग्रीनविच मीन टाइम रेखा भी कहते हैं। प्रधान यामोत्तर जो कि लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, इसके पूर्व में अगर जाएंगे और पश्चिम में जाने पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। तो उसी तरह कहता है पूर्व और पश्चिम में जाने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, ध्रुव को मिलाएंगे, उत्तरी ध्रुव को मिलाएंगे, दक्षिणी ध्रुव को मिलाएंगे और कहीं से भी खींच दी जाएंगी तो उनको क्या करेंगे, जो काल्पनिक रेखा है उनको यानी खड़ी लाइनों को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती, जैसे कि आप इसमें मैप में देख सकते हैं कि जो देशांतर रेखा है ये कहीं भी समानांतर नहीं है। इनको अगर ऐसे करके आप गेंद में अगर खिंचाओगे तो जैसे जैसे आप क्या कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ोगे ध्रुव की तरफ, तो उन रेखाओं के बीच की, क्योंकि सभी को ध्रुवों से गुजरना है सभी रेखाओं को, तो ध्रुवों की तरफ जाओगे तो इनकी दूरी, इनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, और विषुवत रेखा की तरफ आओगे तो देखो दूरी ज़्यादा है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं, उनमें दूरी एक जैसी होती है, 111 किलोमीटर होती है। तो ये रेखाएं जो होती हैं देशांतर समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, जब आप ध्रुव से अगर बात किया जाए, जैसे ये ध्रुव हो गया, अब ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आओगे तो दूरी बढ़ेगी, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो दूरी घटेगी। इसी तरह का ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। यानी जैसे उनमें होता है वैसे इनमें भी होता है, लेकिन इनमें क्या होता है, देशांतर रेखाओं में जैसे आप वहां की तरफ जाओगे तो दूरी घटेगी। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि अगर इस अवस्थिति भारत की ऐसे देखा जाए तो भारत यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, ये अवस्थित है, ठीक है। और इसमें देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर ऐसे देखोगे तो ऊपर वाले गोले में स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में, और ऐसे देखोगे तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर स्थिति भारत की स्थिति है। तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। यानी भारत की जो अक्षांशीय स्थिति आती है, यहाँ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ 6 अंश चालू होता है, यहाँ से मुख्य भूमि से 8 अंश चालू होता है। तो यहाँ से जो अक्षांशीय विस्तार होता है 6 अंश 45 मिनट से लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर में जब जाओ तो 37 अंश कितने मिनट तक जाता है, 37 अंश 7 मिनट तक जाता है। इसका विस्तार होता है 37 अंश 6 मिनट, सॉरी। इसकी मुख्य भूमि 8 अंश, जो जैसे कि हमने कहा था ये मुख्य भूमि हो गई, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो यहाँ से चालू होगा 6 अंश 4 मिनट, 6 अंश 4-5 मिनट से, और यहाँ 8 अंश 4 मिनट से चालू होगा। तो जो मुख्य भूमि है उसकी वो मुख्य भूमि जो है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, एवं इसका देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश यानी 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये गुजरात से चालू होकर देशांतर, कितना देशांतर बढ़ता है 97 अंश 25 डिग्री देशांतर तक अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यानी अक्षांशीय विस्तार ऐसे फैला हुआ है, देशांती विस्तार ऐसे फैला हुआ है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो उष्ण कटिबंध, जैसे कि आप समझिए, जो यहाँ ये पहले मान लो पृथ्वी हो गई, तो ये पृथ्वी के पास 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे जो होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो इसको उष्ण कटिबंध कहेंगे। फिर मकर रेखा आ जाएंगी, क्योंकि पृथ्वी यहाँ से ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगेगी, तो यहाँ पे कर्क रेखा आ जाएगी और यहाँ पे मकर रेखा आ जाएगी। तो यहाँ पे सर्दी आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे सर्दी आने लगेगी। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंध पाया जाता है। यानी अगर यहाँ से 23.5 अंश, क्योंकि कर्क रेखा भी 23.5 अंश होती है, ये भी 23.5 अंश होती है, लेकिन ये उत्तर में होती है, ये दक्षिण में होती है मकर रेखा। तो इनके बीच क्या होता है, अगर बात करें जो यहाँ पे होता है कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच के जो क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध होता है, इनके यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध होता है। तो वही कह रहा है, अगर देखा जाए
तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में होता है। अतः भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में आता है। क्योंकि भारत का विस्तार कहाँ आता है, भारत का विस्तार ये कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर जाती है, और भारत का विस्तार ऐसे है, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया उपोष्ण में आ जाएगा, ये क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आ जाएगा। यानी भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ध्यान रहे कि निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री अक्षांश से लेकर उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर, यानी ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया पृथ्वी में, जो 20 से होकर जाता है 0 डिग्री अक्षांश, और 90 डिग्री अक्षांश ऊपर होता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री अक्षांश की ओर, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। यहाँ दिन बड़ा होगा और ध्रुवों की ओर दिन छोटा होगा। आपने सुना होगा कि वहाँ पे क्या होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, क्योंकि 6 महीने अंधेरा ही छाया रहता है, तो दिन और रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है ऊपर वाला है, उसमें उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का जो प्रभाव होता है दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। यानी सीधी सी बात, प्रभाव पड़ता है। इसको बड़ी क्लिष्ट भाषा में इसमें लिख दिया है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, कुछ बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है। भारत विस्तृत है, भारत कहाँ तक विस्तृत है, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की जो ऐसे जो देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशी विस्तार आता है, अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार ऐसे बात है। यहाँ पे गुजरात आता है ऐसे करके, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और भारत की स्थिति ऐसे आती है, तो ये आता है, ठीक है। यहाँ 8 अंश 4 मिनट और यहाँ 37 अंश 6 मिनट तक जाता है। यहाँ 68 अंश 7 मिनट देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक ये जाता है। तो कहीं देखिए ऐसा नहीं मिल रहा है, इतना भी विस्तार नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध क्या कहते हैं, ये अगर मान लिया जाए 20 से बांट दिया जाए तो ये उत्तर हो गया और पूर्वी हो गया, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 अंश 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य में है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, बीच से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है वो हम आगे देखें। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो जो सिक्किम से अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश रेखा ऐसे होती है, तो सिक्किम मान लीजिए यहाँ पे होता है, तो और कहाँ से गुजरता है, राजस्थान से भी वही अक्षांश गुजरता है। जो सिक्किम से गुजरेगा, ये IAS में आया था, IAS में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा जिला है, तो वो जैसलमेर आता है, जहाँ से 70 डिग्री देशांतर गुजरता है। अब चलिए अगला जो हमारा टॉपिक चालू होता है वो भारत और कर्क रेखा के बीच में, यानी कितने राज्यों से, इसमें इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा का क्या प्रभाव होता है, कर्क रेखा जैसे मान लीजिए ये ग्लोब हो गया, अब ग्लोब में ये भारत की स्थिति हो गई, यहाँ से कर्क रेखा मान लीजिए ऐसे चली गई, ठीक है, ये कर्क रेखा चली गई, तो इस जो नीचे वाला क्षेत्र है कर्क रेखा के, और कर्क रेखा के ऊपर वहाँ पे मौसम भी अलग अलग होगा, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नोट्स में। विषुवत रेखा जो कि 0 डिग्री देशांतर है, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 अंश 30 मिनट, 23 अंश 30 मिनट, ये 23 अंश 30 मिनट को इसी 1/2 लिख सकते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, यानी इसको कर्क रेखा कहते हैं, इसको मकर रेखा कहते हैं, दोनों, यानी कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों में से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों में से होकर जाती है। 8 राज्यों के नाम देख लेते हैं कौन से। गुजरात से चालू करो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यानी छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, कुल 8 राज्य हो गए जहाँ से ये जाती है। चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। देखिए कर्क रेखा है, ये देखिए ये है कर्क रेखा, अगर देखा जाए ये देखिए कर्क रेखा, यहाँ पे देखिए ये त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से गुजर रही, यहाँ झारखंड से गुजर रही, यहाँ से छत्तीसगढ़ से गुजर रही, यहाँ मध्य प्रदेश से गुजर रही, ये राजस्थान से देखिए यहाँ से गुजर रही, ये गुजरात से गुजर रही, तो ये हो गए 8 राज्य जहाँ से होकर गुजरती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से यानी पृथ्वी जो है चूंकि हमारे 23.5 अंश
झुकी तो हुई है ना, अपने अंश पर कुछ कुछ अंश झुकी हुई है। और झुकने के कारण क्या होता है, जो चक्कर लगाती है ऐसे करके सूर्य के चारों ओर, तो कभी ये वाला सिर सूर्य के साइड होता है, और जब घूम के इधर आ जाती है तो नीचे वाला सूर्य सूर्य की तरफ हो जाता है। तो इसीलिए उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, कभी सर्दी पड़ने लगती है, कभी गर्मी पड़ने लगती है। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। जब उत्तरायण सुने होंगे, गुजरात वगैरह में एक त्यौहार होता है उत्तरायण, उसको मनाते हैं, तो उत्तरायण उसी समय होता है जब गर्मी बढ़ने लगती है। यानी सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती चली जाती है। 21 जून व एवं इसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु यानी कर्क रेखा पर आ जाता है। यानी 21 जून को ऐसा होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर चमकने लगता है, लंबवत, यानी कर्क रेखा पर पूरी तरह से लंबवत आ जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रातें सबसे छोटी होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब उत्तरायण हो जाएगा तो सूर्य क्या होगा, उत्तरायण में सूर्य मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये 23.5 अंश कर्क रेखा है, ये 23.5 अंश मकर रेखा। तो यहाँ पे सूर्य लंबवत चमकेगा। यहाँ पे सूर्य ऐसे करके जब लंबवत चमकेगा, ये मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ऐसे करके ये लंबवत चमकेगा, तो यहाँ पे देखिए लंबवत आ जाएगा, तो यहाँ दिन बड़े होने लगेंगे। और जब ठंडी आती है तो इसमें सूर्य चमकता है, यहाँ पे लंबवत ऐसे चमकता है। ठीक है। हाँ, सर्वाधिक सर्वाधिक यानी इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि यानी जब 21 जून आती है तो उसके आसपास देखा जाता है तो सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर आ जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे ज़्यादा यानी दिन बड़ा होता है, रातें छोटी होती हैं। तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ऐसे समय में जब हमारे यहाँ दिन बड़ा होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया साइड क्या होता है, वहाँ पे दिन छोटा होता है। ये भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति को बताया हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि शहर वाइज याद करना नामुमकिन है, तो आप एक बार इसको देख लेना। बाकी चलिए इसमें आते हैं कि प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम इसके आते हैं कि कितने सारे इसमें प्रश्न दिए हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर जाती है? तो इसमें से कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ से कर्क रेखा होके जा रही हो। बिहार से नहीं जाती है, झारखंड और छत्तीसगढ़ से जाएगी, उत्तर प्रदेश से भी नहीं होकर जाती, उड़ीसा और मेघालय से नहीं होकर जाती। तो कोई भी, ये बीपीएससी में पूछा गया था, इसको हटा दिया गया होगा, ऐसे क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है। जो अगला कर्क रेखा देखिए आया क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिनमें से इनका नाम दिया हुआ है। यहाँ गुजरात, राजस्थान जैसे शुरू करते हुए देखिए, फिर एक बार देख लीजिए, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों में होकर जाती है, बाकी और किसी से। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? बिहार। पहले बिहार आता था नाम, क्योंकि झारखंड बिहार का ही भाग था, लेकिन अब नहीं गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से, जो अगला हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे आंसर देना है, तो 1 2 4 ये आंसर हो गया। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? सभी से, त्रिपुरा से, मध्य प्रदेश से, मिजोरम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर जाती है? 8 से होकर जाती है। भारत का एक राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड हो गया। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती है? त्रिपुरा से जाएगी, छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, मणिपुरम से नहीं जाएगी। निम्नांकित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ये इतना ज़्यादा मतलब हर की स्थिति आप नहीं याद कर सकते, एक बार सरसरी निगाह इसमें डाल लीजिए। निम्न निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता कर्क रेखा के निकट स्थित है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? भारत को 2 बराबर भागों में कौन विभाजित करता है? अगर ऐसे स्थिति देखा जाए तो ये 0 डिग्री देशांतर हो गई, ये कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा भारत के बीच से होकर लगभग जाती है। ये 23 अंश 30 मिनट, यानी 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 23 अंश 30 मिनट नहीं है, देखो दक्षिणी ये भी नहीं हो गए। 23 अंश 30 मिनट ये आता है डी नंबर। 23 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से होकर 2 बराबर भागों में आती है। अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य असत्य बड़ा ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कहता है? कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। सही। कर्क रेखा जो है इसमें 1 और 4 सही है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने, भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली
रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगर देखा जाए तो कर्क रेखा कहाँ से होकर जाती है, ये अगर मैप हम देख रहे थे उतनी समय, तो कर्क रेखा ये स्थित है, ठीक है। अब जो भारत का पूर्वी भाग हो गया, ये देखिए कर्क रेखा कह रहा है, कर्क रेखा के उत्तर में भारत के सबसे, ये गुजरात का ये अरुणाचल प्रदेश हो गया कि नहीं हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी स्तन की भूथु हो गया। यहाँ गुजरात का हो गया, गुजरात का पश्चिम में हो गया क्या, गुहार मोती हो गया। अब ये पॉइंट हो गए, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, यही पूछ रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है, इस रेखा से उत्तर में स्थित है। हाँ, उत्तर में स्थित है, यही पूछ रहा है, ठीक है। ये देखिए कहाँ गया, एक सेकेंड। भारत, ये झारखंड में पूछा गया है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। बिल्कुल सही बात है, कर्क रेखा ये यहाँ पे स्थित थी और कर्क रेखा यहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तर में तो है ही। कर्क रेखा भारत के जो दूसरा पॉइंट कह रहा है, दो ही इसमें सही है, दो ही देख लेते हैं, ठीक है, जो सही है वो देख लेते हैं। कर्क रेखा जो है, अर्थात जो कर्क रेखा जो कि 23.30 उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर जाती है, जैसा कि हमने देखा, अर्थात दो बराबर भागों में भारत को बांटती है। सबसे पूर्वी, भारत का जो सबसे पूर्वी हिस्सा और सबसे पश्चिमी बिंदु हो गए जो हमने देखा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो कर्क रेखा के उत्तर में कौन, मणिपुर स्थित है। जून माह में निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी, क्योंकि जो दिल्ली है वो कर्क रेखा के बिल्कुल पास में स्थित है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है, ठीक है। 21 जून और उसके निकटतम तिथि को अगर देखें तो सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है, यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा होता है 21 जून को। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक, दिन की अवधि बड़ी होती है और रातें छोटी होती हैं। अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो स्थिति बिल्कुल विपरीत होगी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है, तो जबलपुर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लेना। भारत की कौन सी नदी है जो भारत को नहीं, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कर्क रेखा को माही नदी काटती है। कर्क रेखा जो माही नदी है, अगर बात करें, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी जो कि मध्य प्रदेश से आती है राजस्थान होते हुए गुजरात में, ये कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है मानक समय के बारे में, यानी स्टैंडर्ड टाइम। जो मानक समय होता है, जैसे समय निर्धारित करना होगा, वो कैसे करोगे भारत का। हमारे देश में 12 बज रहा होता है, जो सूरज हमारे सर के ऊपर होता है, तो 12 ही क्यों बज रहा होता है। और किसी भी समय, और ब्रिटेन में उस समय, सऊदी अरब में आप फ़ोन करोगे तो वहाँ 12 नहीं बज रहा होगा, वहाँ 10 बज रहा होगा, वहाँ 12 नहीं बज रहा होगा। और ब्रिटेन में आप फ़ोन करोगे तो हो सकता है वहाँ पे अभी सुबह ना हुई हो। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी स्थान पर समय अलग अलग होता है, पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो उसी हिसाब से भारत का समय डिसाइड किया जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ लेते हैं, मानक समय। तो अगर हम इसको सबसे पहले चीज़ें जो जो इस चीज़ में है उसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। तो चूंकि ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया लंदन का ग्रीनविच जो 0 डिग्री देशांतर हो गया। अब यहाँ पे मान लो, जब जो क्षेत्र है जो इसके पूरब में है, पश्चिम में है, पूरब वाला क्षेत्र में सुबह जल्दी हो जाएगी, मॉर्निंग जल्दी होगी। मान लो यहाँ पे जिस समय मान लो 10 बजेगा सुबह का, तो यहाँ हो सकता है सुबह ही ना हुई हो इधर साइड के क्षेत्रों में। तो इसी वजह जो यहाँ का समय होगा हमेशा आगे रहेगा। तो इसीलिए जो ग्रीनविच का समय है, चूँकि ज़्यादा देशांतर में अंतर है हमारे यहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर से लेकर यहाँ पर, तो हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय आता है। यहाँ इलाहाबाद से नैनी से होकर गुजरता है, जो लाइन गुजरती है उसी से होता है, जो देशांतर होता है। तो इसीलिए भारत का जो मानक समय होता है 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा इसलिए आगे है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर गोला है, मान लो ये गोला, पृथ्वी एक गोले की तरह है कि नहीं है। अब गोले को
अगर इसके कोणों को माप किया जाए तो ये 90 अंश हो गए, ये 90 अंश, ये 90 अंश, ये 90 अंश, कितना हो गया, नौ चौक 36, 360 डिग्री हो गया। अब इन 360 डिग्री घूमने के लिए कितना, 24 घंटे चाहिए। तो इसी हिसाब से अगर निकाला जाए तो एक अंश को घूमने में कितना लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का समय लगता है, यानी पृथ्वी को एक अंश घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो ये 82.5 डिग्री आगे है, 82.5 डिग्री आगे है, यानी भारत से पूर्वी देशांतर पर है। और जो पश्चिमी देशांतर पर होंगी उनमें समय घटा देंगे। तो चूंकि भारत पूर्वी देशांतर पे है, इसीलिए क्या करेंगे, 82.5 डिग्री को जब आप निकालोगे ऐसे करके 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 अंश में, तो कितना निकलेगा, 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट निकलेगा। भारत का मानक समय आगे हो जाएगा। तो उसी को इसमें समझाया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको नोट्स को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यानी जो इधर पे अगर आप देखेंगे तो ग्रीनविच लाइन हो गई, 0 डिग्री पे आ जाएगी, और यहाँ पे 82.5 डिग्री जो भारत से होकर ऐसे जाती है, ठीक है ना। तो यह देशांतर रेखा मिर्जापुर, इलाहाबाद का नैनी जिसको कहते हैं, इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, ये ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। क्यों 5 घंटे 30 मिनट आगे है, क्योंकि हम इतने पूर्वी देशांतर पर स्थित हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रहे, विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को, जो मानक समय यामोत्तर है उसको 7 अंश 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यानी अगर आप आधा आधा घंटा में देखा जाएगा तो 30.5 अंश करके ऐसे भागों में बांट दिए गए हैं पूरे उसको गुणांक के रूप में। भारत के बृहद देशांतरी विस्तार के कारण गुजरात पश्चिमी छोर से अरुणाचल प्रदेश के अगर पूर्वी छोर पे जाओगे तो स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक और अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82 डिग्री पूर्वी यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक समय चुना गया। तो चूंकि आप देखो यहाँ पे हमारा गुजरात है, यहाँ पे गुहार मोती है, यहाँ पे किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे चूंकि ये पूरब में है तो यहाँ पे सूर्य ऐसे करके जल्दी निकलेगा, और इसमें बाद में आएगा तो करीब करीब 2 घंटे का 30 अक्षांश का अंतर है। यहाँ से यहाँ तक जाओगे 68 अंश से लेकर 97 अंश, 30 अंश में अक्षांश में अंतर है, यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी जब यहाँ पे सुबह का मान लो इतना धूप हो जाएगी, 8 बजे के बराबर धूप हो जाएगी सुबह के 8 बजे में, तो ये 6 बजे के बराबर धूप होगी। यहाँ पे सुबह भी नहीं हुई होगी। लेकिन अलग अलग समय हो जाएगा तो बहुत ट्रेन, रेलगाड़ियाँ और ऑफिस वगैरह इसमें दिक्कत होगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक लाइन जो हमारे बीच से होकर जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, लगभग इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, तो इसी को मानक समय स्वीकार किया गया है। हालांकि अंग्रेजों के समय में हमारे यहाँ पे कई समय रेखा थी, यानी कई टाइम जोन थे, क्योंकि वो मैनेज कर लेते थे। रूस में इस समय 11 टाइम जोन है, हमारे यहाँ पे केवल एक ही है, ठीक है ना। तो सुविधा की दृष्टि से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय चुना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय यानी IST यामोत्तर रेखा जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश यानी कुल 5 राज्यों में से होकर जाती है। तो अगर देख लीजिए यहाँ पे मैप में दिया हुआ है, जैसे कर्क रेखा को देखे थे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है, उसी तरह देखेंगे मानक यामोत्तर रेखा कितने राज्यों में से होकर जाती है। तो कितने राज्यों में से होकर जाती है हम इधर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ उत्तर प्रदेश से होकर जाएगी, देखिए, फिर मध्य प्रदेश से होकर जाएगी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों में से होकर जाती है। देखिए मध्य प्रदेश 5 राज्यों में होकर ये जाती है सॉरी 5 राज्यों से होकर जाती है। जो प्रधान यामोत्तर रेखा जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी प्रधान यामोत्तर रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर जाती है, ठीक है ना, वही कह रहा। इसके पूर्व एवं पश्चिम दोनों एयर, जैसे ही पूरब चले चाहे पश्चिम चले, यानी अगर मान लीजिए ये 0 डिग्री आ गया तो इसके पूरब जाए चाहे पश्चिम जाए, जब घूम के इसके पीछे साइड आएंगे तो इधर पे 180 डिग्री देशांतर आ जाएगा, पूर्वी से अब जाएंगे, और पश्चिम से भी इसी तरह 180 डिग्री देशांतर आ जाएगा। तो वही कह रहा है 100 यानी पूरब एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं।
कुल मिलाकर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 तक होती है। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं लगभग पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती हैं। लगभग क्या बराबर करती हैं? ग्रीनविच जो कि प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री देशांतर तक सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। यानी इस यहाँ से जैसे ये अगर देखा जाए तो इसके पूर्व जैसे ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री से जाती है, तो इसके पूर्व जितनी भी देशांतर रेखा होंगी उनको पूर्वी देशांतर रेखा कहेंगे। इसके पश्चिम में जितनी रेखाएं होंगी उनको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है वो 24 घंटे अर्थात 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। यानी गोला होता है तो अगर देखा जाए तो कितने कोण होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, 90 90 90 90। ठीक है, 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 1 डिग्री देशांतर को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है जब आप भाग दे देते हैं। तो देखिए इस प्रकार 15 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा घूमने पर अगर 15 डिग्री देशांतर रेखा चलना है तो 1 घंटे का समय लगेगा। सूर्य पूर्व में उदित होता है यानी पूरब से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से वो पूर्व ऐसे घूमती है। पृथ्वी इस तरह से पश्चिम से पूरब की ओर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी दूरी पर घूम रही है। अतः 0 डिग्री अर्थात जो ग्रीनविच लाइन है प्रधान यामोत्तर जिसको कहते हैं, इससे पूर्व की ओर जाने पर जो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर इससे समय पीछे होता है। जैसे ये 0 डिग्री से आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय आगे हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मान लो बज रहा है, यहाँ पे सुबह जल्दी हो जाएगी तो इसका समय आगे होगा, यहाँ पे सुबह बाद में होगी तो समय पीछे होगा। वही चीज़ इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, 0 डिग्री से 180 डिग्री यानी 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 180 वो जो पीछे होगी वहाँ तक जाओगे तो 12 घंटे की अवधि लगती है। यह समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे रहता है। यानी यहाँ पे जो समय होगा 12 घंटे आगे रहेगा और ये समय 12 घंटे पीछे रहेगा, 12 घंटे। और इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर अगर जाते हो तो ग्रीनविच समय से 12 घंटे इसका समय पीछे चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सुबह लेट होती है, ये पूरब में नहीं है पश्चिम में स्थित है, यहाँ सुबह लेट होगी तो 12 घंटे पीछे समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यानी जो ये 0 डिग्री पे आ गया, सबसे पहले अगर इसको समझने के लिए देखेंगे तो ये 0 डिग्री पे आ गई, इसके पीछे 180 डिग्री होगी, तो जो 180 डिग्री वाली होगी वहाँ से तिथि चेंज हो जाती है। तो तिथि चेंज होगी तो जो एक स्थान मान लो कोई स्थल आ गया, कोई द्वीप आ गया तो उसको मोड़ दिया गया है, तो कई स्थानों पर उसी लिए कहते हैं। साथ यानी भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व और पश्चिम यामोत्तर के लगभग 7 जो स्थलखंड आते हैं उनको छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अब इसका नोट्स देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन आंसर इसके देख लेते हैं कितने दिए हुए हैं। 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। 15 क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। मुख्य भूमि भारत यानी इसमें दूसरा मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है। यानी भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार यानी अक्षांशीय विस्तार ऐसे और देशांतरी विस्तार ऐसे लगभग 30 अंश के लगभग आता है। अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट सही होता है क्योंकि बी नंबर पॉइंट दिया, पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा, यानी पहला सत्य हो गया, ठीक है, दूसरा असत्य हो गया, तीसरा सत्य हो गया और चौथा सत्य हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप भारत की मुख्य भूमि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश आता है। यहाँ 68 अंश 7 मिनट से आप देखेंगे 97 अंश 25 मिनट। अब इनको घटाएंगे तो कहीं ना कहीं 29
लगभग आएगा 29-1-2। और इधर भी अगर आप देखेंगे 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक जाएंगे तो वहाँ भी 30 के लगभग 29 के लगभग आ जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है भारत की मुख्य भूमि यानी मुख्य भूमि भारत का जो अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश है। बिल्कुल सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर होता है, ये गलत कह रहा है। 2.5 घंटे का अंतर नहीं होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? 2 घंटे का अंतर होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की दूरी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक देशांतर रेखा कहलाती है, क्योंकि यहीं से समय गुजरता है। तीसरा सत्य हो गया। मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, यानी केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही है। अब इसका ठीक है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, यानी भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि यानी रात है, और एक स्थान पर सुबह का 6 बजा है। चाहे हमारे यहाँ पर रात है, मान लो ये भारत है ऐसे करके। अब भारत में यहाँ पे हम लोग पूर्वी देशांतर पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रात है, 12 बज रहा है रात का, और कोई स्थान है वहाँ सुबह है, तो सुबह है यानी वह पूरब में स्थित है, क्योंकि वहाँ जल्दी सुबह हो रही है, पूरब में स्थित है। सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस यामोत्तर पर है, यानी वह स्थान किस देशांतर रेखा पर आता है, तो इसको आपको बताना है। तो 1 डिग्री देशांतर में हम जानते हैं कि 4 मिनट होता है, और चूंकि ये 6 घंटे हमसे आगे है, हमारे यहाँ पे 12 बजा है रात का, यहाँ पे सुबह का 6 बजा है, तो 6 बजेगा तो कितने मिनट हो जाएंगे? 6 घंटे हमसे आगे है, तो 6 घंटे, और इसको घंटे को मिनट में बदलेंगे, 4 घंटे को मिनट में बदलेंगे, कितने मिनट होते हैं? 6 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में 60 मिनट का गुणा कर देंगे, गुणे 4 मिनट और गुणा कर देंगे, यानी कुल मिला के कितने अंश अक्षांश आगे होगा? ये कुल मिला के 15 गुणे 6, बी नंबर क्वेश्चन। चलिए इसको फिर से देखेंगे यहीं से। तो दूसरा नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है उसको बताना है। क्योंकि कह रहा है भारत में बजा है रात का 12 और किसी स्थान पे सुबह का 6 बज रहा है, तो उसका यामोत्तर क्या है, यानी उसमें कौन सी देशांतर रेखा किस डिग्री की गुजरती है, तो वही निकालना है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि होती है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा होता है। चूंकि ये हमारा 0 डिग्री हो गई, यहाँ पे भारत है तो यहाँ पे वो होगा और आगे होगा, पूरब में होगा उसके। तो ये अगर हमारा जो होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, और 1 डिग्री अगर बात करें, यहाँ देखो सुबह का 6 बज रहा है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में स्थित होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह पहले होगी, हमसे पहले सुबह हो जाएगी, इसीलिए तो हमसे पहले सुबह हो रही है तो पूरब में होगा। ठीक है। 6 घंटे के अंतराल पर होता, उसके यामोत्तर के बीच में कितने अंश का अंतर होगा? क्योंकि 1 घंटा हमको पार करना है, 1 घंटे में कितने डिग्री, 1 घंटे में कितने डिग्री पार कर लेते हैं, कितने अंश? 15 अंश पार कर लेते हैं। तो 6 घंटे में कितना पार कर लेंगे? 15 गुणे 6 बने 15 छक्का 90 डिग्री पार कर लेंगे। और भारत का 82 है ही, 82.5 डिग्री है, तो उसको और जोड़ देंगे, तो 90 प्लस 82.5 बराबर 172 डिग्री हो जाएगा भारत से। यानी ये इतना है ही, 82 है प्लस 90 और भारत से आगे है, तो उसका देशांतर रेखा क्या होगी? दोनों को जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो वही आ रहा है 172 डिग्री पूर्वी देशांतर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वलांग के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो गुजरात, हम जानते हैं गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय होता है उसमें 2 घंटे का अंतर होता है। इसको निकाल के भी कर सकते हो लगभग। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की ये क्वेश्चन है, आईएएस में आया था। आईएएस में ऐसे ही उठापटक वाले क्वेश्चन आते हैं। सी सही है, यानी दूसरा तीसरा। अब इसमें इतना किसी को अक्षांश रेखा याद नहीं रहेगी, तो सही क्या है? औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा पुणे के अक्षांशों के बीच में पाया जाता है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती पाई जाती है। यानी हर एक शहर का आप कैसे अक्षांश रेखा याद करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले भी होते हैं। अगर याद रहे तो कर दो, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फिर एमपीपीसीएस में आया था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम स्थित है? रीवा का समय जो IMT यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके निकटतम स्थित है रीवा का समय। ये एमपीपीएससी में आया हुआ है।
यदि भारतीय मानक समय के अनुसार, यानी भारत में मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, यानी भारत में 10 बजा हुआ है सुबह के, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो शिलांग का स्थानीय समय होगा 10:38। क्यों 10:38 होगा? क्योंकि भारतीय मानक समय जो कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। और शिलांग में कितना 92 डिग्री कह रहा है, बता दिए ना 92 डिग्री, इधर 92 डिग्री दे दिया, ठीक है, इधर 92 डिग्री। तो आप इसको अंतर निकाल लोगे कितना अंतर है, और जितना अंतर होगा उतने मिनट जोड़ दोगे आप ऐसे करके। तो कह रहा है 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग, जो कि मेघालय की राजधानी है, एवं भारत के मानक समय के बीच जो अंतर होगा, कितने अंश अक्षांश का अंतर है? 92 प्लस इतना बराबर 9.5 अंश देशांतर का अंतर है। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर में अंतर कितना होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। तो 9.5 अंश में 4 का गुणा कर देंगे तो 38 मिनट का अंतर होगा। यानी भारतीय मानक समय और जो शिलांग है उसके समय में 38 मिनट का अंतर होगा, यानी वहाँ पे 10:38 बज रहा होगा सुबह का। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, यानी दोपहर है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? भारतीय मानक समय में दोपहर का 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री भारतीय मानक समय कितने से गुजर, भारतीय मानक समय 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से गुजरता है। और कह रहा है 120 डिग्री जो पूर्वी देशांतर पर है वहाँ पे कितना बज रहा होगा? तो आप घटा लेंगे कितना, ये जो डिफरेंस है इनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसी के हिसाब से आप समय को जोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ पे दोपहर का 12 बज रहा है तो इसमें और प्लस समय कर देंगे, उसी हिसाब से आ जाएगा। तो कितना 2:30 हो रहा है। चलिए हम देखते हैं इसमें हल करके, इसमें दिया होगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं भारतीय मानक समय के बीच में देशांतरी अंतर कितना है? 120 माइनस 82 30 मिनट, 82 अंश 30 मिनट, क्योंकि एक अंश बराबर होता है 30 मिनट के, ठीक है, एक अंश 30 मिनट के बराबर होता है, तो इसीलिए वैसे ही निकालेंगे। तो आ जाएगा जो अंतर होगा 37 अंश 30 मिनट का। क्योंकि 1 डिग्री देशांतर हम जानते हैं, जो कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो कुल 4 मिनट लगते हैं पार करने में, ठीक है, 4 मिनट। ये मिनट से कंफ्यूज मत होना, ये मिनट अंश वाला है, ये मिनट समय वाला है, ठीक है, ये मिनट समय वाला है, तो मिनट वो अंतर अलग अलग है। तो एक अंश पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का अंतर आता है। तो इस प्रकार से 37 अंश 30 मिनट में 4 का गुना कर देंगे तो लगभग 150 मिनट आगे रहेगा, यानी 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर कितना बज रहा है? 12 बज रहा है, इसलिए जो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 12 प्लस 2.5 बराबर 14:30 होगा। भारतीय मानक समय जो अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय 5 राज्य हैं वहाँ से होकर जाता है। कौन कौन से 5? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसमें दिया हुआ है कोई इलाहाबाद से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय, इसमें नहीं दिया हुआ है। नहीं, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यमान रेखा है? प्रमाणिक माध्यमान रेखा कितनी है? भारत का IMT यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IMT या IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ये 82.5 डिग्री पूरी देशांतर पर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिए गए? इलाहाबाद के नैनी के पास से लिया गया। भारतीय मानक समय और जो ग्रीनविच मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है, यानी भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय, यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के 5 बजे हैं, IST हो रहा है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? C 7 बजे। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय कितने बजे हो रहा है, यानी सूर्य निकल रहा है 5 बजे सुबह निकल रहा है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय होगा? तो 2 घंटे का अंतर है, तो जिस समय अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे निकल आया तो यहाँ पे 7 बजे निकलेगा, तो वही चीज कह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो बंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन इस टॉपिक का बचा है वो 15 नंबर है। किस पठार पर कर्क रेखा
तथा भारतीय मानक समय रेखा यानी कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, ये जो दोनों समय रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो बघेल खंड का पठार है, वहीं पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में एक दूसरे को काटती हैं, जो कि यानी छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय, जो कि बघेल खंड पठार के अंतर्गत आता है। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है दूरस्थ बिंदु। दूरस्थ बिंदु का मतलब होता है दूर स्थित बिंदु। जैसे कि हम मैप में समझ लेते हैं पहले आसान भाषा में कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर ये भारत का मैप है, ये देखिए, ये भारत का पूरा इसे करके ये मैप हो गया है, ये देखिए पूरा। तो भारत के मैप में अगर देखा जाए जो हमारी मुख्य भूमि है, तो इसके दूरस्थ बिंदु यानी भारत के दूर में अगर केंद्र की बात करें, दिल्ली अगर यहाँ है तो यहाँ पे दूरस्थ कौन है सबसे? अरुणाचल प्रदेश के ऊपर स्थित होगा। यहाँ कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित होगा। यहाँ गुजरात में होगा गुहार मोती। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में किबीथू होगा। तो इसी प्रकार से तो भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं, तो उत्तरी दूरस्थ बिंदु कौन सा है? उत्तरी दूरस्थ बिंदु लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर राज्य में, पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में, जिसको कहते हैं उत्तरी दूरस्थ बिंदु है। वो कौन सा है? उत्तरी दूरस्थ बिंदु है। उत्तरी दूरस्थ बिंदु है, इधर उत्तरी दूरस्थ बिंदु हो गया, इधर दक्षिणतम दूरस्थ बिंदु हो गया, ये मुख्य भूमि वाला हो गया, और ये ग्रेट निकोबार वाला हो गया। दक्षिण में दो दूरस्थ बिंदु हो गए, एक होगा जो मुख्य भूमि पर होगा तमिलनाडु में कन्याकुमारी, और एक होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार है उसमें होगा, उसको इंदिरा पॉइंट कहेंगे। और एक होगा पश्चिम में होगा, पश्चिम में गुजरात में होगा जिसको कहेंगे गुहार मोती, और इसी तरह पूरब में होगा किबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में होगा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में है। चलिए नोट्स देखते हैं क्या दिया हुआ है। 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य, यानी सर्वाधिक पूर्वी राज्य का मतलब सबसे ज्यादा पूरब की अगर बात की जाए, सर्वाधिक पूर्वी राज्य 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सर्वाधिक पश्चिमी राज्य गुजरात है। सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक उत्तरी राज्य की बात कर रहा है, ये राज्य नहीं है। जो जम्मू कश्मीर है वो सर्वाधिक जो उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, इसीलिए कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सर्वाधिक दक्षिणी राज्य तमिलनाडु होता है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख में स्थित है। यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर में लद्दाख है। लेकिन राज्यों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है सबसे ज़्यादा उत्तर में। दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु हैं, यानी इतना बड़ा जो क्षेत्रफल है उसके 4 दूरस्थ बिंदु हमने डिसाइड किए हैं जो मुख्य है। सुदूरस्थ जो दक्षिणी बिंदु है दक्षिण में, वो उसको नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? कन्याकुमारी पे है। यानी सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ है? जो सबसे ज़्यादा दक्षिणी बिंदु है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है, उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। मुख्य भूमि पर जो है वो कन्याकुमारी है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यही कह रहा। सुदूर जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है, ये देखिए इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल है। इसी तरह सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गुजरात के गुहार मोती में स्थित है। इसी प्रकार सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित जो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिण बिंदु है, और इसी प्रकार से कन्याकुमारी जिसको केप कोमोरिन भी कहते हैं, भारत का वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी पर है इंदिरा पॉइंट है भारत का। सी नंबर इसमें सही होगा। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी सदर मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार में आता है। जब अगर पूछ ले मुख्य भूमि, जब मुख्य भूमि पूछेगा तब आप कन्याकुमारी बताओगे, लेकिन अगर सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु बोल दिया तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, उसको बताना। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? बड़ा निकोबार में है, यानी ग्रेट निकोबार में है। सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ है? कार निकोबार, बड़ा निकोबार में। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, यानी राज्यों का कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? यानी सबसे
पूर्वी और सबसे सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सबसे पश्चिम में कौन सा है? गुजरात में कौन? 68 अंश 7 मिनट गुजरात में है। ये देखिए, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? तो लखनऊ स्थित है इसमें। वह 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों आपस में मिलते हैं? तो अगर ये देखा जाए, ये भारत अगर ऐसे हो गया, यहाँ हिंद महासागर हो गया, ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, तीनों आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सीमावर्ती देश के बारे में, यानी भारत के आसपास बहुत सारे देश अवस्थित हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे इसमें हम। और देश में क्या होगा, जैसे भारत होगा तो भारत के जो राज्य होंगे उनके बारे में पूछा जाएगा कि कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय देशों से, मतलब दूसरे देशों से सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, सिक्किम के साथ कौन से देश सीमा साझा करते हैं, चीन हमारे कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, पंजाब जो पाकिस्तान है वो, जो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये जो देश हैं हमारे किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन सा ऐसा राज्य होगा, कोई कोई ऐसा राज्य होगा जो दो दो देशों को सीमा साझा करता होगा, कोई राज्य होगा 3 देशों को सीमा साझा करता होगा, कोई एक को ही करता होगा, तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो चलिए हम मैप एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, ये भारत के इधर देखिए, ये पूरा पूरा चीन हो गया, ये अफगानिस्तान से भी बॉर्डर टच कर रहा है, ये पाकिस्तान से भी बॉर्डर टच कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान से ये देखो टच कर रहा है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर ऐसे टच कर रहा है, लद्दाख वगैरह। इधर चीन से टच कर रहा है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इधर हो गया सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश देखो चीन से टच कर रहा है, नेपाल से टच कर रहा है, नेपाल ये हो गया, नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम ये सारे टच कर रहे हैं। और इसी प्रकार हमारा बांग्लादेश हो गया, देखिए एक देश आ गया, बांग्लादेश हमारे कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। इधर म्यांमार हो गया, म्यांमार कई राज्यों से सीमा साझा करेगा। तो उसी के बारे में हम एक एक करके सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो चलिए इसमें नोट्स में क्या दिया हुआ है देखते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश जो भारत को टच करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं, यानी कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत प्राकृतिक सीमा साझा करता है, जैसे चीन हो गया, जो सीमा होती है जो प्राकृतिक होती है, जैसे नदी के द्वारा बनी है, पहाड़ के द्वारा, पर्वत के द्वारा बनी है, तो प्राकृतिक प्रकृति ने बनाया है। और कई सीमाएं होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं, जिनको मानव, जिससे अंग्रेजों ने खींच दिया, भारत के साथ लड़ाई हो गई, पाकिस्तान के, चीन के, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो होती मानव निर्मित। यानी हमारे देश की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। भारत की स्थलीय सीमा, जो स्थल से सीमा कई देशों से साझा करता है, तो उत्तर में कौन है? चीन है, नेपाल है, और उत्तर पश्चिम की बात करें, ये होती है उत्तर पश्चिम दिशा, अफगानिस्तान इधर से टच करता है, इधर से अफगानिस्तान टच करता है, पश्चिम में पाकिस्तान करता है, पूरब की बात करेंगे इधर साइड तो हमारा बांग्लादेश करेगा, म्यांमार करेगा, और उत्तर पूर्व की बात करेंगे इधर पे भूटान से हम सीधा साझा करते हैं। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, यानी भारत कृत्रिम रूप से सीमा साझा करता है। जबकि कई ऐसे देश हैं जैसे कि नेपाल, भूटान और म्यांमार, इनके साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की सीमा अगर बात करें, भारत की जो भूमि की सीमा है वो 15,106 किलोमीटर, और अगर द्वीपों को जोड़ दिया जाए, द्वीप क्षेत्रों सहित जो तट रेखा है वो 7516 किलोमीटर है। यानी स्थलीय सीमा कितने, भू सीमा है 15,106 किलोमीटर, और अगर हम मिला दिया जाए 15,106 किलोमीटर आता है स्थलीय सीमा, और अगर द्वीपों की भी तट रेखा को भी मिला दिया जाए 7516 किलोमीटर आता है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई, यानी किन किन पड़ोसी देशों के साथ में,
तो सबसे ज़्यादा हम सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ में। बांग्लादेश हमारे कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और सबसे कम जो हमारी सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर लद्दाख के साथ करता है अफगानिस्तान। तो किन किन जो बांग्लादेश हमारा है, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो ये हो गया, अगर मान ले ये अगर देखा जाए तो ये हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश किससे किससे सीमा साझा करेंगे, पश्चिम बंगाल भी हो गया, इससे भी सीमा साझा करता है। ये असम हो गया, देखिए इससे भी सीमा साझा करता है। ये मेघालय यहाँ पे हो गया, इससे भी सीमा साझा करता है। ये त्रिपुरा हो गया हमारा, इससे भी सीमा साझा होता है। और ये मिजोरम से भी सीमा साझा करता है। तो इसी प्रकार से हम चीन को मान लिया जाए तो चीन किन किन साथ में सीमा साझा करता है। अगर चीन को देखा जाए तो लद्दाख के साथ में, देखिए सीमा ये लद्दाख के साथ में चीन बना रहा है, हिमाचल प्रदेश बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है, सिक्किम बना रहा है, ये देखिए सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसी प्रकार पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है, इधर देखिए ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। इसी प्रकार नेपाल हमारे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये हो गया उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ऐसे करके राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो म्यांमार सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इसी प्रकार जो भूटान है हमारा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, यानी 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान केवल 1 राज्य से, और सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर की, लद्दाख से। भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा किसके साथ बनती है, बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी जो सीमा बनती है अफगानिस्तान के साथ बनती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो पश्चिम राज्य यानी बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो उनमें सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, वो पश्चिम बंगाल है। जबकि भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी कई ऐसे राज्य हैं जो एक से अधिक देशों को सीमा छूते हैं। जैसे लद्दाख हो गया, एक तरफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से, यानी 3 देशों से सीमा साझा करता है। उत्तराखंड हमारा चीन से भी करता है, नेपाल से भी करता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 3 देशों से करता है, बांग्लादेश से कर ही रहा है, नेपाल से भी कर रहा है, भूटान से भी कर रहा है। इसी प्रकार सिक्किम को मान लो, नेपाल से, चीन से और भूटान से कर रहा है। असम किससे कर रहा है, बांग्लादेश से और भूटान से कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है चीन से, म्यांमार से, भूटान से। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार दोनों से कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आगे अगर हम देखें तो उत्तर में, भारत के अगर उत्तर में अगर देखोगे तो उत्तर में क्या है, हिमालय। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व, यानी ये जो क्षेत्र आता है उत्तर जो होता है, यहाँ पे हिमालय स्थित है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी होती है। इधर साइड में अरब सागर होता है, हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है। और दक्षिण पश्चिम में, यानी इस दिशा में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करता है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा है। यानी अध्यारोपित का मतलब ये है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनी हुई है वो सुपर इम्पोज्ड है, यानी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया गया है। अध्यारोपित सीमा रेखा ऐसी सीमा रेखा होती है जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा आरोपित कर दी जाती है। जिस समय हमारा विभाजन हो रहा था 1947 में, उस समय भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है अध्यारोपित प्रकार की है, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया था। और इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। इस रेखा का जो प्रस्ताव है, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ पड़ा, क्योंकि जो इसका प्रस्ताव है सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा दिया गया था। अब इसी तरह से हमारा जो बॉर्डर होगा, चीन के साथ में भी कुछ सीमा रेखा होगी। तो चीन जो है, अगर चीन की बात करें तो भारत से मैक-मोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैक-मोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में, यानी जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था तब इसका निर्धारण हुआ था। किसने किया था मैक-मोहन रेखा का भारत और चीन के बीच में? सर हेनरी मैक-मोहन। इसीलिए इस रेखा का नाम पड़ा मैक-मोहन रेखा। अफगानिस्तान के साथ जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा है वो डूरंड रेखा है। उसको क्योंकि डूरंड मार्टिमर डूरंड ने निर्धारित किया था। तो अफगानिस्तान के बीच में बात करें तो अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा, यानी अफगानिस्तान भारत से किस रेखा द्वारा अलग होता है? डूरंड रेखा द्वारा अलग होता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मॉर्टिमर
डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता किया गया था। यानी जब अंग्रेज थे तो अफगानों के साथ उन्होंने समझौता करके, कौन था अंग्रेज? मार्टिमर डूरंड, उसने इस लाइन को बनाया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है? समुद्र दक्षिण की ओर अगर चलेंगे ऐसे करके तो नारियल के आकार का जो देश है, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम जो देश है वो है श्रीलंका। जो पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इसके द्वारा भारत की मुख्य भूभाग जो है तमिलनाडु, उससे अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य जो है बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64,064 से लेकर, अच्छा इसकी जो चौड़ाई है 64 से लेकर 137 किलोमीटर तक जाती है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक द्वारा किया गया था। यानी पाक जल डमरू मध्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि रॉबर्ट पाक के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसी तरह भारत और म्यांमार के मध्य में हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां, यानी हिमालय जो ऐसे करके अगर देखा जाए तो हिमालय ऐसे जाता है और जो उत्तर पूर्वी हमारा भारत है वहां पे ऐसे बेंड हो गया, झुक गया। तो यही जो सीमा है, इधर म्यांमार हो गया और इधर भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कई सारी पहाड़ियां आ जाएंगे। तो भारत म्यांमार के मध्य में हिमालय की उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां कौन सी? अराकान योमा, अराकान योमा, नागा, पटकाई, ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। यानी भारत और म्यांमार के बीच में स्थलीय सीमा ये पहाड़ियां बनाती हैं। कौन कौन सी पहाड़ियां बनाती हैं? अराकान योमा एक पहाड़ी हो गई भारत और म्यांमार के बीच में, एक नागा हो गई, एक पटकाई हो गई, ये स्थलीय सीमा बनाती हैं। और एक और चीज़ है, इरावदी नदी भी बहती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य जो है उत्तर पश्चिम में, त्रिपुरा राज्य उत्तर में, पश्चिम में और दक्षिण में, जैसे ऐसे मान लो तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप मैप देख लीजिए। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है जो त्रिपुरा है हमारा। लद्दाख एवं सिक्किम, लद्दाख हो गया और सिक्किम, इसके तीनों तरफ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आती है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। यानी भारत बांग्लादेश की जो सीमा है इन राज्यों में से होकर जाती है। यानी भारत बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के जो सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और कौन करता है? असम करता है, मेघालय करता है, त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती हैं। अगर भूटान की बात करें तो भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है असम। इसके पश्चात आ जाओ, अरुणाचल प्रदेश बनाता है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये सभी बनाते हैं। भारत और चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। चलिए, तो जो सीमा साझा करने वाले हैं इससे संबंधित हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपरयुक्त कथनों में से कौन सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखना कौन सही है ये चीज़ें। असम जो है कह रहा है, पहला जो पॉइंट है, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ। आप देखिए असम कहाँ है, ये है असम, ये है पूरा पूरा असम। ये कह रहा है किससे? भूटान से और बांग्लादेश से लगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। देखो ये बांग्लादेश से इधर लगा हुआ है, इधर भूटान से, तो ये सही हो गया। पश्चिम बंगाल जो है भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। जो हमारा पश्चिम, देखो ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये कह रहा है किससे लगा हुआ है? भूटान से तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। ठीक है, इसमें तीनों सही है। देखिए इसमें तीनों से लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो आप पश्चिम बंगाल को ऐसे देख पाएंगे, ये हो गया पश्चिम बंगाल हमारा, ये पूरा, ये इधर भूटान से लगा हुआ है ऐसे, और इधर बांग्लादेश से, तो ये भी तो सही हो गया। मिजोरम जो है बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। अगर आप ये मिजोरम देखें तो मिजोरम के इधर ये देखो बांग्लादेश हो गया, इधर म्यांमार हो गया, तो दोनों से लगा हुआ है, ये भी सही हो गया पॉइंट। यानी तीनों पॉइंट इसके सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है? बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ये देखो इधर है बांग्लादेश, इधर म्यांमार, इधर मिजोरम सीमा साझा करता है। यही मिजोरम ही है जो सीमा साझा करता है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो बांग्लादेश से किसकी सीमा? मणिपुर की सीमा नहीं लगती। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? इधर देख लो, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन सा देश है जो सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल करता है, ठीक है, असम करता है, मेघालय करता है,
त्रिपुरा करता है, मिजोरम करता है, ये सारे देश करते हैं बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा। ठीक है, तो मणिपुर जो है नहीं करता है, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो बांग्लादेश से नागालैंड नहीं बनाता, बाकी सब बनाते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती? भूटान के साथ, ये देखिए भूटान के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, और इधर सिक्किम करता है, और इधर पश्चिम बंगाल करता है, और असम भी सीमा साझा करता है। यानी 4 राज्य इससे सीमा साझा करते हैं, लेकिन मेघालय सीमा साझा नहीं करता। ये हो गया मेघालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं साझा करता? बिहार सीमा साझा नहीं करता है। अगर बात करें, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर देखा जाए 1999 में आया है, 98 की देखिए बात हो रही। भारत और पाकिस्तान के बीच में सम्मिश्र प्रक्रिया, जो विवादग्रस्त 3 क्षेत्रों की बात कर रहा है, तो एक में कहाँ पे विवाद है, बी क्या विवाद है, सी क्या विवाद है, ये पूछ रहा है। तो जो ए विवाद है, ये क्या विवाद है? जो ए विवाद है, अगर बात करें, ए का 2 नंबर पे रहा है, सीमा विवाद है, यानी सर क्रीक वाला विवाद यहाँ पे होता है। ठीक है, बी विवाद, बी का 1 नंबर है, यानी सैन्य दलों का विनियोजन से संबंधित या सेना संबंधी भी, और इधर नदी जल बंटवारा, सी यहाँ सिंधु नदी गुजरती है, उसी का बंटवारा को लेकर ये किया गया। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कोई वैसा महत्वपूर्ण नहीं है। 9वां क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो म्यांमार से कौन सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है। आप मैप में देख सकते हैं, मैप में अगर देखेंगे तो ये अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से देखिए सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 10वां नंबर है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो म्यांमार के साथ किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? ये बी नंबर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम। 11वां नंबर है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? तो म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती, बाकी लगती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पाकिस्तान से पंजाब भी टच करता है, जम्मू कश्मीर भी करता है, राजस्थान भी, गुजरात भी करता है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? सिक्किम और बिहार, ये नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड से शुरू करो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम भी साथ। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा होती है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, करीब करीब 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ भारत करता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है 15, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच किसने? रेडक्लिफ ने निर्धारित किया था। और कौन थे सीमा का निर्धारण किए थे? रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत और बांग्लादेश के बीच में भी उस समय थी, लेकिन बांग्लादेश भारत में, पहले पाकिस्तान में था, बांग्लादेश। रेडक्लिफ कौन सी लाइन है? रेडक्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन किसके द्वारा, किसकी सीमा है? भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। भारत और अफगानिस्तान, ठीक है, पहले था पाकिस्तान, इसके बीच में डूरंड लाइन सीमा निर्धारित की गई है। 1893 यानी अंग्रेजों के समय में कौन था सचिव? भारत सरकार का सचिव था मोर्टिमर डूरंड। इन्होंने अफगानों के साथ समझौता करके सीमा बनाई थी। 18वां है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण। किस तरह की भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा? अध्यारोपित सीमा, सुपर इम्पोज्ड है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया है, इसके लिए। ठीक है, जो किसी अन्य सुपर इम्पोज या अध्यारोपित सीमा वे होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है हमारी है भारत और, यानी अरुणाचल प्रदेश और चीन। यानी अगर मैकमोहन रेखा की बात करें तो जो भारत और चीन के बीच में कई रेखा हैं, जैसे लद्दाख के पास भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, लेकिन वो रेखा जो केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश टच करता है चीन से, ये लास्ट पे, उसी को मैकमोहन या मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, इसको ध्यान लीजिएगा। मैकमोहन रेखा की अगर बात करें, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है, जिसे 1914 को शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निर्धारित किया गया था। यानी शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद इसको डिसाइड किया गया था। यह रेखा भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य दक्षिण पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है।
भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा से होता है। मैकमोहन सीमा किसके? भारत और चीन के बीच में। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, डमरू कैसे बनता है? ऐसे तो डमरू बनता है, यानी यहाँ पे सकरा जल होगा और दोनों तरफ खुला खुला जल होगा। तो यही कहता है पाक जल डमरू मध्य पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। फिर अगला है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं, 25वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से लगती हैं? नेपाल से, भूटान से और चीन से। तो सिक्किम ऐसा है, सिक्किम ऐसा है जिसकी सीमा तीनों से लगती है। सिक्किम ऐसे निकलता है, ऊपर चीन हो जाता है, इधर भूटान हो जाता है, इधर नेपाल हो जाता है, ऐसे करके इधर भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, इधर चीन हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारा सिक्किम, प्यारा सा। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? त्रिपुरा के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। त्रिपुरा ऐसे निकला हुआ है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, ठीक है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम कौन सा है? आरोही मतलब होता है पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, यानी किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? तो सबसे छोटी सीमा बनाएगा हमारा पहले नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ उससे बड़ी सीमा, फिर चीन के साथ उससे बड़ी, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। यानी बांग्लादेश के साथ में जो सीमा साझा करता है वो 4096 किलोमीटर बनाता है, फिर चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, फिर म्यांमार के बाद, और सबसे छोटी सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ जो है 106 किलोमीटर लंबी। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत से सीमा नहीं बनाता? तो कौन सा जिला? अल्मोड़ा जिला तिब्बत से सीमा नहीं बनाता। भारत की क्षेत्रीय सीमा, जो क्षेत्रीय सीमा है, तट से कितने समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? क्षेत्रीय सीमा 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। होता क्या है, जैसे हमारा ये समुद्र तट हो गया ऐसे करके, तो समुद्र तट ऐसे नहीं होता है, समुद्र तट ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, जैसे समुद्र तट मान लीजिए ऐसे ऐसे हो गए, अब इनको मिला दिया गया, ये रेखा, ये आधार रेखा हो गई या बेस लाइन हो गई, और इसके अंतर का जल होगा वो आंतरिक जल होगा। और 12 नॉटिकल मील, यानी यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक चले तो आंतरिक जल क्षेत्र हो गया, ठीक है। और 12 नॉटिकल मील से यहीं से अगर 24 नॉटिकल मील तक जाओ तो आंतरिक जल क्षेत्र हो गया, यहीं से बढ़ता रहता है। यानी भारत की आधार रेखा ये होती है, आधार रेखा जो कटे फटे जो तट रेखा होती है उनको एक सीध में मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। भारत के आधार रेखा यानी बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील, यानी बेस लाइन ये हो गई, इससे 12 नॉटिकल मील लगभग 21.9 किलोमीटर की अगर बात करें तक के सागरी जल को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। यानी यहाँ का जो जल होगा उसको क्षेत्रीय सागर कहेंगे। इसके अंतिम सीमा को क्षेत्रीय सीमा कहते हैं। क्षेत्रीय सागर के आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के सागरी जलीय क्षेत्रों को अविच्छिन्न मंडल या कॉन्टेजियस जोन कहते हैं। अविच्छिन्न मंडल क्या होता है? यहाँ 24 तक, इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रीय सागर कहेंगे, और इसको अविच्छिन्न मंडल कहेंगे जो पूरा है। आधार रेखा से फिर बात करें, ये 24 नॉटिकल मील, अब 200 नॉटिकल मील तक जो क्षेत्र होता है, 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इसके आगे का सागरी क्षेत्र उच्च सागर होता है जो सभी के लिए खुला होता है। यानी इसका विभाजन कैसे किया जा रहा है, अगर इसको आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो कह रहा है जैसे ये कटा फटा लाइन है, इसे समुद्र का, इसको ऐसे मिला दिया गया, तो ये हो गए आधार रेखा यानी बेस लाइन हो गया, ठीक है, बेस लाइन हो गया। यहाँ पे बेस लाइन हो गया। अब यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक जाओ, ठीक है, यहाँ से 12 नॉटिकल मील तक जाओ, फिर 24 नॉटिकल मील तक जाओ, 12 नॉटिकल मील, फिर 24 नॉटिकल मील, फिर 200 नॉटिकल मील तक जाओ। उसी हिसाब से क्षेत्रों का निर्धारण किया जा रहा है। 12 नॉटिकल मील तक क्या कहा जा रहा है? 12 नॉटिकल मील तक क्षेत्रीय सागर कहा जा रहा है। 24 नॉटिकल मील तक क्या जा रहा है? अविच्छिन्न मंडल कहा जा रहा है ये क्षेत्र को। फिर 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को EEZ कहा जा रहा है। और जो 200 नॉटिकल मील से बाद का जो क्षेत्र है वो सभी के लिए खुला है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है, किसी एक देश का।